ओके, सो एसेंशियल्स ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर में सबसे पहला टॉपिक है हमारा लेटर हेड। लेटर हेड कैसा होता है हम लोग अभी जस्ट देखे थे, ठीक है। लेटर हेड में मोस्ट एसेंशियल क्या क्या चीजें होती है वो हमको जानना है, राइट। तो लेटर हेड में हम लोग पढ़े कि लेटर हेड क्या होता है, एक प्रिंटेड स्टेशनरी होता है जिसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि कंपनी का नाम होता है, कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होती है वो पता चलता है, एक सिन नंबर होता है विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो हम लोग बात कर रहे थे सिन नंबर होता कैसा है, व्हाट हाउ डज द सिन नंबर लुक्स लाइक। सो इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ टाटा स्टील, ओके, एंड टाटा स्टील का सिन नंबर अगर हम लोग बात करें, आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है क्या? Yes, ma'am. Okay, so can you see this is a SIN number L271000 करके एक तो सिन नंबर आ गया। गूगल किया हाँ मैंने मैम। टाटा स्टील का सिन नंबर। सो सिन का फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। अब आप बोलोगे कि कंपनी का पूरा चिट्ठा कैसे हम एक सिन नंबर से जान सकते हैं, ब्रेक करते हैं और समझते हैं ये सिन नंबर होता क्या है। पहले तो देखो आप कितने डिजिट की सिन नंबर है, 21 डिजिट। अब आप सबसे पहला पार्ट देखोगे, जो फर्स्ट लेटर होता है ना सिन नंबर का, दैट इज एल। ये एल क्या डिनोट करता है, दैट द कंपनी इज लिस्टेड। अगर ये अनलिस्टेड होता तो यहाँ पर यूएल होता, ठीक है। एल स्टैंड फॉर लिस्टेड। तो पहला बात हमको पता चला अबाउट टाटा स्टील इज कि ये एक लिस्टेड कंपनी है। अच्छा, आप देख रहे हो क्या यहाँ पर सेवेंथ नंबर पर यू कैन सी देर इज एम एच रिटन, एम एच हाँ दिखाई मैम। दे रहा है हाँ क्या? मैम। कोई बता सकता है यस ये मैम। एम एच क्या है? एनी गेसेस? एनी गेसेस? अदरवाइज मैं तो बताऊंगी। एम एच स्टैंड फॉर महाराष्ट्र, ठीक है। एम एच क्या है, ये कंपनी, ये स्टेट का नाम है, स्टेट का कोड नंबर है एम स्टेट का एच। नाम है। तो बेसिकली हमें क्या क्या पता चलता है, कंपनी लिस्टेड है कि नहीं लिस्टेड है वो पता चलता है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है वो पता चलता है, दैट इज इन मुंबई, मुंबई का है, महाराष्ट्र में है। तो स्टेट कोड दिया रहता है। अब आप देखोगे ये जो 1907 है ना, 1907, ये क्या है? हाँ, वो ईयर है जहाँ वेरी गुड, फॉर्म हुआ था कंपनी। वेरी गुड। ये 4 डिजिट का जो ईयर है ना, ये पता चलता है कि कंपनी किस साल में इनकॉर्पोरेट हुई थी, बनी थी, ठीक है। पीएलसी आप देख रहे होगे इसके तुरंत बाद। पीएलसी पता है क्या होता है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सॉरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है। तो ये एक कंपनी है जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो पीएलसी। और बाद में आप देखोगे और भी जो नंबर है वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ठीक है। तो बेसिकली सिन क्या होता है ना, सिन बेसिकली एक पूरा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो हमें कंपनी के बारे में ऑल एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, राइट। समझ में आ गया होगा? ओके। तो लेटर हेड में एक सिन नंबर दिया रहता है कंपनी का, कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में बताया जाता है, कौन रिप्रेजेंट करता है कंपनी को, कंपनी का लोगो, टैगलाइन, ये सारा चीज एक लेटर हेड में होता है, विच इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ अ बिजनेस लेटर। नेक्स्ट पॉइंट सेज रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर क्या होता है, आप देखोगे ये ना मैंडेटरी नहीं होता है। ज्यादातर बिजनेस लेटर्स में ना एक रेफरेंस नंबर इज गिवन इन रेफ, बिकॉज व्हाट हैपेंस बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटीज के लिए लेटर बहुत आम चीज है, बिजनेस लेटर्स को भेजना इज अ वेरी नॉर्मल डे टू डे बिजनेस अफेयर। तो बहुत सारा लेटर्स होता है, तो हर एक का एक यूनिक रेफरेंस नंबर होने से ट्रैक रखने में बहुत आसानी होती है कि आपको पता है किस डिपार्टमेंट को ये लेटर भेज रहे हो, तो एक पर्टिकुलर रेफरेंस यूनिक नंबर देने से इट इज इजी फॉर ट्रैकिंग पर्पज। So that's the reason a reference number is given basically in all the letters, business letters. It's not mandatory, again मैं बोल रही हूँ, किसी किसी business letters में आप देखोगे reference number नहीं भी होता है, तो that's okay, that's not a problem, लेकिन ये देने से obviously better होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डेट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेटर चाहे आप बिजनेस लेटर हो चाहे वो पर्सनल नेचर का हो, डेट इज मैंडेटरी। आप किसी को भी कोई लेटर किस दिन पे लिखते हो ना, वो तारीख बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो याद रखना बिजनेस लेटर में डेट इज मैंडेटरी। डेट का फॉर्मेटिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कैसे भी आप डेट नहीं लिख सकते हो, डेट को अगर आपको लिखना है तो वो फुल में लिखना होगा, एब्रीविएशंस आर नॉट अलाउड, दैट्स नॉट करेक्ट। जैसे कि आपको फेब्रवरी को आप देखोगे बहुत जन एफ ई बी फेब लिखते हैं,
बट वाइल राइटिंग अ बिजनेस लेटर, आप कॉर्पोरेट लेटर लिख रहे हो, आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, वहां पे एब्रीविएशन नहीं चलेगा, आप अपने दोस्तों को लेटर नहीं लिख रहे हो. तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर वाइल राइटिंग अ बिजनेस लेटर. देयर आर मेनी वेज यू कैन राइट अ डेट, राइट. एक होता है कि आप DDMMYY में लिख दो. एक होता है प्रॉपरली डेट मंथ ईयर लिखो, जहां पर आप मंथ को इन वर्ड्स लिखो. जैसे आप यहाँ देख सकते हो 1 जून 2019. ये लोग ने दो तरीके से बता रहे हैं. एक 1.6.2019 विच सेज 1 जून 2019. उसको प्रेफरेबली किस तरीका से बताया गया है, 1 JUNE जून कॉमा 2019. अब होता क्या है ना, जब आप एकदम पर्टिकुलरली फुल फॉर्म में, फुल फ्लेजेड फॉर्म में लिखते हो ना, वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग की चांसेस कम हो जाती है. क्योंकि आपको पता होगा अलग अलग कंट्रीज में ना अलग अलग फॉर्मेट्स होता है डेट का. जैसे हमारे इंडिया में DDMMYY चलता है, लेकिन बाहर की फॉरेन कंट्रीज में ना MMDDYY चलता है. अगर आपको पता हो तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में MMDDYY चलता है. तो जैसे अगर मैं मान लो 1/6/2019 लिखती हूँ, तो हो सकता है ना वो लोग इसको 6 जनवरी पढ़े. अग्री. फर्स्ट 1/6 Yes, ma'am. हमारे लिए 1 जून है. लेकिन वही अगर ऑस्ट्रेलिया का बंदा ये डेट पढ़ रहा है तो उसको लगेगा 6 जनवरी, क्योंकि उसके यहाँ पर तो DDMM नहीं है, MMDD है. टू ओमिट दिस कंफ्यूजन, इसको अवॉइड करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज, मैं कंफ्यूजन क्रिएट ही ना हो, मैं 1 जून 2019 ना लिख दूं, JUNE. वहां पे तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगा डाउट का. तो वही बोल रहा है कि आप जितना हो सके ना चीजों को सिंपल इजी बनाओ, ताकि कंफ्यूजन के चांसेस ना रहे. या तो आप पर्टिकुलर हो जाओ कि आप जहाँ पे लिख रहे हो, जिस जगह पे आप लेटर जाएगा आपका, वहां के अकॉर्डिंग आप उस फॉर्मेट में डाल रहे हो. वो नहीं कर सकते हो तो मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल एंड करेक्ट, राइट. तो डेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नेक्स्ट है स्पेशल मार्किंग. अब स्पेशल मार्किंग क्या होता है, कई बार लेटर्स ना कॉन्फिडेंशियल नेचर के होते हैं. जैसे कि मैं चाहती हूँ कि वो लेटर में ना हर किसी के हाथ ना लगे, वो लेटर उस पर्टिकुलर बंदे या पर्सन के हाथ में ही लगे. तो मैं कुछ कॉन्फिडेंशियल मार्किंग कर दूंगी उस पे. जैसे कि आप देखते हो कि कुछ भी कॉन्फिडेंशियल टाइप का लेटर होता है ना, हम लोग हैंड डिलीवरी नहीं करने में बिलीव करते, क्योंकि हैंड डिलीवरी में चांसेस होता है गलत इंसान के हाथ में चला जाए. तो हम लोग क्या करते हैं, या तो कुरियर करते हैं या स्पीड पोस्ट लगाते हैं, ताकि वो रजिस्टर्ड एड्रेस पर ही वो लेटर जाए और सही बंदे के हाथ में ही जाए. क्योंकि आप देखना जब भी पोस्ट से आप लेटर भेजते हो ना, तो जिसको एड्रेस क्या रहता है ना, वो लोग उसी के हाथ में देना प्रेफर करते हैं. वो लोग पूछेंगे आपसे आपका आइडेंटिटी एंड देन ओनली दे विल हैंड Yes, ओवर द. ma'am. लेकिन आप ऐसे ही किसी अपने बंदे को भेज के लेटर भिजवाओगे ना, वो किसी को भी देकर आ सकते हैं. So this is the difference. So special markings are basically done when the letters are confidential in nature. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट बोलता है इनसाइड एड्रेस. इनसाइड एड्रेस क्या होता है ना, देखो हम लोग लेटर किसको भेजते हैं, जिस बंदे या बंदी को लेटर हम लिखते हैं ना, उसको हम लोग रेसिपिएंट बोलते हैं. हम कौन है, सेंडर है. हम जो लेटर लिखते हैं वी आर दी सेंडर, एंड द पर्सन हु इज रिसीविंग द लेटर इज द रेसिपिएंट. तो जो रेसिपिएंट है उसका एड्रेस तो हमको मेंशन करना ही पड़ेगा कि वो किस एड्रेस पे वो लेटर डिलीवर होगा. दैट इज द इनसाइड एड्रेस. हम लिखते हैं ना टू मिस्टर जो भी, उसके मिस्टर XYZ, एंड देन वी राइट द एड्रेस. तो वो एड्रेस जहाँ पे हम लोग लेफ्ट साइड में एड्रेस करते हैं सामने वाले को, दैट एड्रेस इज द इनसाइड एड्रेस, दैट इज द रेसिपिएंट का एड्रेस. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट से इज अटेंशन लाइन. देखो कई बार क्या होता है ना, आप मान लो कंपनी के शेयर होल्डर्स को एक लेटर नोटिस भेज रहे हो. अब शेयर होल्डर्स तो कंपनी में एक नहीं होता है, बहुत सारा होता है. लेकिन आप क्या चाहते हो, आउट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स किसी पर्टिकुलर शेयर होल्डर के हाथ में ही वो लेटर जाए, या वो ही रीड करे उस लेटर को, वही एड्रेस करे. आप क्या करोगे पता है, आप लेटर में ये तो नहीं लिख सकते टू मिस्टर पर्टिकुलर शेयर होल्डर, बिकॉज यू आर एड्रेसिंग ऑल दी जनरल शेयर होल्डर्स. बट वॉट यू कैन डू इज यू कैन मेंशन अटेंशन लाइन, ताकि वो पढ़कर किसी को भी समझ में आए कि आप चाह रहे हो वही बंदे वो लेटर को रीड करे, एड्रेस करे. So what you can do is you can mention in one line saying for the attention of Mr. So and so, ताकि पता चल जाए कि ये this is to bring into the attention of some particular person. You want that particular person to address the letter first or read the letter. So for this purpose we add a attention line to the letter. ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक. Yes, ma'am. ओके. नेक्स्ट नेक्स्ट इज सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में क्या बोल रहा है, ओके. सैल्यूटेशन मतलब देखो जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं ना, तो हमको एड्रेस करना पड़ता है डियर्स, रिस्पेक्टेड मिस्टर सो एंड सो. रिस्पेक्टेड गलत है, आपको बता दूं स्कूल टाइम पे अगर आपको याद होगा कि आप लोग रिस्पेक्टेड मैम और रिस्पेक्टेड सर लिखते थे, वो पता है गलत है.
अभी हमें ये Yes, चीज ma'am. पता चलेगा क्यों गलत है, क्योंकि क्या होता है ना, सर क्या है, सर एक नाउन है, अग्री, हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ कर आए हैं, तो आई होप ये सब आप लोग को Yes, ma'am. पता होगा। तो Mm-hmm. तो एक चीज सोचो, आप एक नाउन है और नाउन नाउन के आगे आप लगा रहे हो रिस्पेक्टेड, तो रिस्पेक्ट देना किसी को, ये तो एक तरह का वर्ब है ना, तो रिस्पेक्टेड सर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डियर सर या हम लोग कोई भी एडजेक्टिव यूज करते हैं नाउन के आगे, दैट इज एक्सेप्टेबल, बट वी कैन नॉट यूज एनी अदर पार्ट ऑफ स्पीच इन बिफोर द नाउन, जस्ट बिफोर द नाउन, दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, दैट्स द रीजन रिस्पेक्टेड सर इनकरेक्ट होता है ग्रामेटिकली, राइट, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव नहीं है, लेकिन डियर सर और डियर मैम करेक्ट होता है। ठीक है, डियर नहीं भी लिखना है तो आप सर मैडम भी लिख सकते हो, बट वी कैन एड्रेस इन वेरियस वेज, लाइक ऊपर में आप देखोगे सिर्फ सर लिख के एड्रेस किया गया है, देन इट इज डियर सर और मैडम, और डियर मिस्टर पर्टिकुलर, यू कैन बी पर्टिकुलर बाय राइटिंग द नेम ऑफ द पर्सन। अगर वो बहुत सीनियर होता है तो जनरली वी प्रेफर नॉट टू टेक देयर नेम्स, वी एड्रेस देम एज सर और मैडम, और अगर हमारे लेवल पर होते हैं तो वी कैन मेंशन द नेम बाय सेइंग मिस्टर एक्स वाई जेड, ठीक है, दिस इज सैल्यूटेशन। नेक्स्ट होता है हमारा सैल्यूटेशन, लिखने के बाद हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट का हेडिंग देते हैं, किस लिए आप वो लेटर लिखे हो, सब्जेक्ट बताओगे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग दैट लेटर, इट कैन बी एनीथिंग, राइट, आप एक मीटिंग इनविटेशन दे रहे हो, वो हो सकता है, आप कोई भी नोटिस सेंड कर रहे हो, क्या चीज के बारे में है वो नोटिस, जैसे यहाँ का एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, इट्स मेंशन्ड इरेक्शन वर्क ऑफ बीकानेर प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट लाइन है, दैट इज अबाउट द इरेक्शन वर्क गोइंग ऑन फॉर अ प्रोजेक्ट, दैट इज बीकानेर प्रोजेक्ट, तो दैट इज योर सब्जेक्ट लाइन, इट कैन बी एनीथिंग, राइट, इट इज सेइंग बेसिकली आपका जो पर्पस है ना लेटर का, दैट इज द सब्जेक्ट हेडिंग। और ये पता होना चाहिए, ये बहुत ही ब्रीफ होता है, वन लाइन का होता है सब्जेक्ट लाइन, ऐसा नहीं कि 3-4 लाइन तक आपका सब्जेक्ट लाइन चलता रहे, नहीं, वन लाइनर होते हैं जो आपको बताता है कि व्हाट इज द लेटर ऑल अबाउट, ठीक है, एक जनरल आइडिया पता चलती है कि लेटर किस बारे में है। Next comes the main body of the letter. Main body basically what is the letter all about? Letter का पूरा अंदर में जो भी आप कंटेंट लिखते हो ना, that is the body of the letter. हम लोग बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट, सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन, जो हमें बताता है पर्पस ऑफ द लेटर, कि लेटर क्यों लिखा गया है। उसके बाद आपका आता है एक मिडिल सेक्शन, जहाँ पर आप फैक्ट्स के साथ में अपनी बात को जस्टिफाई करते हो बाय गिविंग एग्जांपल्स एंड फैक्ट्स, दैट व्हाट यू आर राइटिंग अबाउट सपोर्ट कर रहे हो उसको आप विद गिविंग एग्जांपल्स एंड लॉजिक, एंड दैट मिडिल पार्ट कैन बी अगेन ब्रोकन इनटू सेवरल पैराग्राफ्स एज पर योर नीड। आपका कंटेंट अगर ज्यादा बड़ा है तो आप उसको सेवरल पैराग्राफ्स में ब्रेक कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन मेंशन इन वन लॉन्ग पैराग्राफ एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर कंक्लूजन, जब आपकी बात खत्म हो गई तो लास्ट में आप एक अपना कंक्लूजन लाइन दे देते हो, basically you are ending the letter, that is giving a conclusion, and if required you are asking for the feedback as well, ठीक है, this was about your main body of the letter. नेक्स्ट अब आप बात कर, हम लोग जब बात करें ना कंक्लूजन का, कंक्लूजन की लाइंस के एग्जांपल्स कुछ दिए हुए कि हम लोग एंडिंग कैसे करते हैं लेटर का। ऑब्वियसली वी थैंक द पर्सन, जब भी हम लोग लेटर एंड करते हैं तो आप देखना थैंक वर्ड रहता है जनरली, लेकिन नॉट नेसेसरी ऑलवेज, वाई आई एम टेलिंग यू, कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग अपोलोजाइज करते हैं, कभी कभी हम लोग माफी मांगते हैं, कभी कभी हम लोग कुछ पर्टिकुलर रीजन की वजह से वो लेटर लिखते हैं, तो वहां पर थैंक्स का नीड नहीं होता है, तो वहां पर हम लोग थैंक्स अननेसेसरी नहीं लिखते, लेकिन अगर इन जनरल लेटर लिखते हैं तो वी राइट वी थैंक यू इन एंटिसिपेशन। अच्छा, वी लुक फॉरवर्ड टू अ फेवरेबल रेस्पॉन्स, जब आपको फीडबैक की जरूरत होती है, आप कोई सजेशन दे रहे हो लेटर में, देन वी end letter like this, we look forward to a favorable response, we will be glad to furnish additional information, we expect you will continue to extend patronage to us, we hope it is the beginning of a long business relationship, we regret it may not be possible to deliver the goods immediately। समझ में आ रहा है कितना डिफरेंट टाइप का अलग अलग एंडिंग है, डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट ऑफ द लेटर, पर्पस ऑफ द लेटर, आपका कंक्लूजन भी वैसा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या दे, क्या लेटर जब एंड करते हैं तो योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली लिखते हैं, Yes, ma'am. और उसके बाद नीचे में हम लोग अपना नाम लिखते हैं। तो ये जो जैसे सैल्यूटेशन था ना डियर सर और मैडम, उसी तरह योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, राइट। हम एक रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे वो सेंडर हो चाहे वो रिसीवर को हो, बोलकर योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, डिपेंडिंग। लाइक देखो, अगर आप सिर्फ सर यूज करते हो ना या सिर्फ मैडम यूज करते हो तो आप लिखोगे योर्स ट्रूली,
But when you are using the word dear sir, then you can write yours faithfully. And when you are using the name dear Mr. X, you can write yours sincerely. देखो ये सारी चीज हमें स्कूल में नहीं पता थी, हम लोग कुछ भी रैंडमली लिख देते थे, हमको लगता था सभी तो करेक्ट है. बट व्हेन यू गो टू हायर लेवल्स ना, यू अंडरस्टैंड मोर ऑफ इट, आपको ज्यादा नॉलेज मिलती है. तो बीइंग पर्टिकुलर इज ऑलवेज गुड, राइट. ज्यादा परफेक्ट होना हमेशा अच्छा होता है. तो बी पर्टिकुलर कि कब क्या यूज करना है आपको ये पता होना चाहिए. जब आप सिर्फ सर बोलते हो तो आप ट्रूली लिखो, डियर लगाते हो तो आप फेथफुली लिखो, और सॉरी डियर सर लगाते हो तो फेथफुली लिखो, और अगर मेंशन करते हो नाम मिस्टर एक्स वाई जेड डियर के साथ, तो इट्स बेटर टू राइट सिंसियरली. ठीक है. यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक होता है ना सबका, दैट इज हम लोग योर्स जब लिखते हैं ना, हमारी आदत होती है हम बिना मतलब अपोस्ट्रोफ डाल देते हैं योर्स में. मेक श्योर यू डोंट डू दैट योर. योर्स में कोई भी अपोस्ट्रोफ एस यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आप किसी की पोजेशन की बात नहीं कर रहे हो. योर्स अपोस्ट्रोफ एस, ठीक है, वो गलत हो जाएगा. वाई ओ यू आर एस सिंपली योर्स हम लिखते हैं, यहाँ पे कॉमा मत दे देना गलती से भी. ठीक है. नेक्स्ट, सिंसियरली लिखो, फेथफुली लिखो, बी पर्टिकुलर ऑफ द स्पेलिंग, क्योंकि फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फॉर्मेटिंग में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, मार्क्स बहुत डिडक्ट हो जाते हैं. ऑल्दो आपका एमसीक्यू पेपर है, आपको वहाँ पे लेटर नहीं लिखना है, बट इन फ्यूचर जब आप बन जाओगे सीएस, आपको बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे जहाँ पर आपको ड्राफ्ट करना पड़ेगा लेटर. तो ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए. नेक्स्ट है सिग्नेटरी. अब जब आप फाइनली आपका लेटर कंप्लीट हो जाता है, आप क्या करोगे? आप थोड़ा सा स्पेस देते हो, फिर आप सिग्नेचर देते हो वहां पर अपना, राइट. सिग्नेचर को प्रेफर किया जाता है कि ब्लॉक लेटर्स में हो, डिपेंड करता है. कुछ लोग ब्रैकेट के अंदर में ब्लॉक लेटर्स में अपना नाम लिखते हैं, अब उसके ऊपर में अपना सिग्नेचर देते हैं. तो सिग्नेटरी इज अगेन वन ऑफ द मैंडेटरी पार्ट इन अ लेटर. दैट इज द पर्सन इज गिविंग हिज अथॉरिटी दैट या द लेटर इज रिटन ऑन बिहाफ ऑफ हिम, राइट. नेक्स्ट है एनक्लोजर कॉपी सर्क्यूलेटेड. अच्छा, कई बार आप देखते हो ना कि लेटर्स के साथ में ना अलग से अटैच्ड होता है कुछ डॉक्यूमेंट, एक या दो पेपर का पेज का डॉक्यूमेंट. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनक्लोजर या कॉपी सर्क्यूलेटेड. जैसे कि डिटेल्स बताता है जो ये लेटर जो है ना किस किस को सर्क्यूलेट किया जाएगा. जैसे कभी कभी क्या होता है ना, कॉपीज जो होता है लेटर का वो सर्क्यूलेट किया जाता है, लेकिन जो ओरिजिनल रेसिपिएंट है उसको ही नहीं पता. तो उस तरह के केस में क्या होता है ना, जैसे आपको पता होगा मेल हम लोग जब लिखते हैं तो सीसी बोलकर एक ऑप्शन होता है मेल में, पता है क्या? हाँ मैम. सीसी का मतलब क्या होता है? सीसी का मतलब क्या होता है वो गाइस? कार्बन कॉपी होता है क्या मैम? कार्बन कॉपी सीसी का जनरल मीनिंग होता है, बट अगर हम लोग मेल में सीसी का बात करें तो क्या होता है? याद नहीं आ रहा है मैम, रिसेंटली भेजे थे लेकिन भूल गए. भूल याद गए? नहीं आ रहा. बेसिकली इट इज कार्बन कॉपी, दैट्स करेक्ट. बट देन सीसी का रेलिवेंस क्या होता है वो समझो. सीसी का रेलिवेंस आपका ये होता है कि जैसे आप भेज रहे हो किसी मेन आदमी को, लेकिन आप चाहते हो कि उसमें लूप में और भी लोग रहे, राइट. माने वो मेन पर्सन नहीं है, बट यू वांट दैट पर्सन टू बी इन्वॉल्व इन दैट ईमेल. तो उस केस में आप उसको मेन में देखो, हाँ दो हाँ. ऑप्शन आपके पास, दो ऑप्शन होता है. आप एक टू में जाके डायरेक्ट उसका मेल आईडी लिखो, दैट मीन्स यू आर डायरेक्टली एड्रेसिंग टू दैट पर्सन, वो मेल उसी के लिए है. लेकिन कई बार होता है कि सबऑर्डिनेट, जैसे कि आप अपने बॉस को लेटर भेजते हो, लेकिन आप अपने कॉलीग्स को भी इन्फॉर्म करना चाहते हो अपने लीव के बारे में. तो वो कॉलीग आपकी बॉस तो नहीं है. मेन एड्रेस आप किसको कर रहे हो लेटर में? बॉस को. आप लिख रहे हो रिस्पेक्टेड सॉरी डियर सर, तो आप एड्रेस कर रहे हो अपने सर को, तो उस केस में आप लेटर में टू लिखोगे, सर का ईमेल आईडी. लेकिन आप अपने कॉलीग्स को भी इन्फॉर्म करना चाहते हो कि आप एक लॉन्ग लीव पे जा रहे हो, उस केस में आप उन लोगों को क्या करोगे? सीसी करोगे, टू में जाके नहीं लिखोगे, क्योंकि आप सारे जो उनको एड्रेस नहीं कर सकते लेटर में. दैट इज वेरी रॉन्ग. उस केस में यू जस्ट वांट टू गिव देम इंफॉर्मेशन अबाउट योर लीव, तो आप उनको क्या करोगे? सीसी कर दोगे, राइट. अब बात करते हैं बीसीसी का. तो फिर बीसीसी क्या होता होगा? एनी आइडिया? मैम देखो ब्लैक ना, कार्बन ये भी कॉपी है ना? ऑप्शन, वेरी गुड, ब्लाइंड कार्बन कॉपी. जैसे कि कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी. ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब समझते हो? आंख बंद करके, जिसको बोलते हैं ना अंधविश्वास, जैसे हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड ट्रस्ट. ब्लाइंड ट्रस्ट सुना है ना? तो ब्लाइंड कार्बन यस कॉपी. मैम. तो यहाँ पर आप बीसीसी करने का भी ऑप्शन होता है हमारे पास ईमेल में.
Depending upon your need, you can copy or you can blind copy a person in an email as per your need, right? Next, हमारा जो essential होता है एक अच्छे लेटर का, that is annexure. Annexure is again not mandatory because अगर आपका नीड है तो आप annexure डालोगे, नहीं तो नहीं डालोगे. कभी कभी कुछ अटैचमेंट्स होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हम लेटर के साथ भिजवाना चाहते हैं. जैसे कि मान लो आप लेटर भेज रहे हो, उसके साथ में आप एक अलग से बोनस लेटर या कोई बिल अटैच कर दिए उसके साथ में. ऑब्वियसली वो बिल लेटर का पार्ट नहीं है, तो वो एक annexure की तरह जाएगा जो कि अटैच होगा उस बिल के साथ, स्टेपल किया हुआ होगा. So these are annexures. They are nothing but the documents you can attach to the letter if necessary. ठीक है, ये था हमारा essentials of a good business letter. There were 13 points. I hope clear हो गया होगा. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स Yes, ऑफ ma'am. बिजनेस लेटर. बिजनेस लेटर कितने टाइप का होता है? बहुत इजी है, दो टाइप का होता है. एक होता है फॉर्मल बिजनेस लेटर और एक होता है इनफॉर्मल बिजनेस लेटर. अब आप सोच रहे होगे बिजनेस वर्ड के साथ इनफॉर्मल, थोड़ा वियर्ड कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हमेशा से हमको पता है कि बिजनेस मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल तो पर्सनल होता है. लेकिन नहीं, बिजनेस लेटर का भी टाइप होता है फॉर्मल बिजनेस लेटर और इनफॉर्मल बिजनेस लेटर. एक एक करके देखते हैं. फॉर्मल बिजनेस लेटर क्या होता है? बेसिकली जो बिजनेस लेटर्स होता है ना, जो लोग की जिस विच रिक्वायर्स लीगल और ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, जैसे कि कोई भी बिजनेस डील, कोई भी डिस्प्यूट का सेटलमेंट करना, अग्रीमेंट, इंफॉर्मेशन का रिक्वेस्ट करना, या कोई भी ऑफिशियल मैटर्स पे अगर हम लेटर लिखते हैं ना या भेजते हैं किसी को, दैट इज फॉर्मल बिजनेस लेटर. इट इज प्योरली मेंट फॉर ऑफिशियल पर्पस, राइट? इनफॉर्मल बिजनेस लेटर देन क्या होता होगा? कैजुअल कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका टोन ऑफ लैंग्वेज भी कैजुअल हो. मतलब आप जिसको लिख रहे हो वो बंदा आपका कैजुअल नहीं है, उसके साथ आपका ऑफिशियल रिलेशनशिप है, लेकिन आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो कैजुअल है. इट मीन्स जैसे कि अगर आप मान लो एक कॉर्पोरेट में अगर हम काम करते हैं, वहां पर हमें अप्रेजल मिलता है, ईयरली अप्रेजल मिलता है, ईयरली बोनस मिलता है, तो वो टाइप के जो लेटर्स होते हैं, थैंक्स गिविंग लेटर जो होता है, इंटरव्यू लेटर होता है, कवर लेटर होता है, कस्टमर कंप्लेन लेटर, ये टाइप के जो नेचर के लेटर्स होते हैं ना, वो इनफॉर्मल की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनका कॉरेस्पॉन्डेंस थोड़ा कैजुअल नेचर का होता है, इसलिए इनफॉर्मल बोला गया है. डोंट टेक इट अदरवाइज, ये पर्सनल नेचर नहीं होता है. This is informal business letter because there is a casual correspondence here. But that does not mean कि आपका tone of language casual होगा, क्योंकि इनमें भी जो tone वो लोग use करते हैं ना language, that is properly formal. ठीक है, बट एग्जाम्पल से आप डिफ्रेंशिएट करना सीखो कि फॉर्मल बिजनेस लेटर हो गया कि आप अग्रीमेंट, कोई भी ऑर्डर प्लेस करना, बिजनेस का डील का इंफॉर्मेशन, ये सारा हो गया आपका बिजनेस लेटर का, फॉर्मल बिजनेस लेटर का एग्जाम्पल. बट अगर अप्रेजल लेटर है, इंटरव्यू लेटर है, थैंक्स का लेटर है, कवर लेटर है, कस्टमर कंप्लेन लेटर है, ईमेल्स है, ये सब क्या हो गया? इनफॉर्मल बिजनेस लेटर का एग्जाम्पल. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, लेआउट ऑफ अ लेटर. लेआउट का मतलब क्या होता है? हाउ डज अ लेटर लुक लाइक, राइट? दो तरीका का होता है लेआउट, एक ब्लॉक्ड होता है, एक सेमी ब्लॉक्ड होता है. व्हाट इज ब्लॉक्ड फॉर्मेट एंड व्हाट इज अ सेमी ब्लॉक्ड फॉर्मेट? नाम से समझ में आ रहा होगा, ब्लॉक्ड माने जो कंप्लीटली ब्लॉक्ड है, और सेमी मतलब जो आधा ब्लॉक है. नाउ ब्लॉक इन व्हाट सेंस? ब्लॉक का मतलब यहाँ पे क्या, फेसबुक व्हाट्सएप पे जो हम ब्लॉक कर देते एक दूसरे को, क्या वो ब्लॉक की बात हो रही है? ऑब्वियसली नहीं. यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो लेटर का लेआउट होता है ना, फॉर्मेट जो होता है, हाईलाइटेड होता है क्या? मतलब हाईलाइटेड होता है क्या? मतलब ब्लॉक लेटर्स में लिखना है. यस, आप उसको स्पेसिफिकली दिखाते हो अलग से, जैसे कि आप उसमें कुछ यूज नहीं कर सकते, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं. ब्लॉक्ड का मतलब बेसिकली यहाँ पर ये होता है, इट हैज अ लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस इन इट. लाइक जैसे क्या होता है ना, मान लो आप एक लेटर लिख रहे हो, ठीक है, उसमें आप सैल्यूटेशन दे रहे हो, उसमें हेडिंग दे रहे हो, कंक्लूजन है, सिग्नेचर है, सब कुछ है, राइट? लेकिन क्या होता है यहाँ पर, आप जैसे हम लोग नॉर्मली, आपको पता होगा, डियर सर लिखने के बाद एक कॉमा देते हैं, फिर एड्रेस लिखते हैं, हर एक लाइन के बाद एक कॉमा देते हैं, फिर कहीं पे फुल स्टॉप देते हैं. लेकिन जब एक ब्लॉक फॉर्मेट का हम बात करें ना, तो मेक श्योर देर आर नो कॉमास यूज्ड आफ्टर ईच ऑफ दीज. सैल्यूटेशन के बाद, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद, या एड्रेस के बाद देर इज नो कॉमा. ठीक है, ये एक मेजर डिफरेंस है ब्लॉक फॉर्मेट और सेमी ब्लॉक फॉर्मेट में. और क्या डिफरेंस होता है कि जो डेट होता है या कोई सब्जेक्ट लाइन होता है, सैल्यूटेशन, पैराग्राफ, ये सारा चीज जो है ना, लेफ्ट मार्जिन से सारे के सारे चालू होते हैं. माने इनका एक स्ट्रिक्ट फॉर्मेट फॉलो होता है. अब आप फॉर्मेट देखो, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा.
यहाँ पर आप देख रहे हो सुंदर केमिकल्स लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस दिया हुआ है, ये लेटर हेड था। इसके नीचे आप लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हो ईच ऑफ द लाइन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन। हर एक लाइन यहाँ पर लेफ्ट मार्जिन से चालू हो रहा है, राइट? हो रहा है कि नहीं? यस मैम। और आप क्या नोटिस करोगे यहाँ पर, एक चीज गलत है, यहाँ पे प्रिंटिंग इशू है, ठीक है? मतलब ये टाइपिंग एरर है। डियर सर के बाद यहाँ कॉमा दिया गया है जो कि गलत है, क्योंकि अभी हम ऊपर पढ़कर आए हैं, यहाँ पे कॉमर्स नहीं होते सैल्यूटेशन के बाद। तो ये आप खुद से ठीक कर लेना, ठीक है? यहाँ पे आप नोटिस करना, यहाँ पे कॉमर्स नहीं है कहीं पे भी, कहीं पर भी से मेरा मतलब है। एक होगा आपका सैल्यूटेशन, दूसरा आपका होगा जहाँ पर आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करते हो, दैट इज योर्स फेथफुली के बाद आप देख सकते हो देयर इज नो कॉमा, फुल स्टॉप, नथिंग। फिर आप देख रहे हो एड्रेस, कहीं पे भी एड्रेस और डेट में आपको एक फुल स्टॉप या कॉमा नजर आ रहा है क्या? नहीं। तो दिस नहीं इज मैम। अ ब्लॉक फॉर्मेट का एग्जांपल। क्लियर है? तो फिर सेमी यस ब्लॉक फॉर्मेट क्या होता है? सेमी ब्लॉक फॉर्मेट बेसिकली में क्या होगा, तब भी आप डेट ऑफ द लेटर, कंक्लूजन, सिग्नेचर ये सब दोगे ना। जैसे वो लेफ्ट अलाइंड था, ये लेटर राइट अलाइंड होगा, उसका उल्टा। और इसका सब्जेक्ट लाइन क्या होगा? सेंट्रली अलाइंड होगा, मतलब मिडिल में होगा। लेकिन पहले वाले केस में आप क्या देख रहे थे, सब्जेक्ट लाइन भी कहाँ से चालू हो रहा था? लेफ्ट से। सब कुछ लेफ्ट से था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक प्रॉपर सब्जेक्ट लाइन होगा मिडिल में, जैसे आप देख रहे हो आरईएफ रेफरेंस ऑर्डर नंबर जो लिखा है ना, दिस इज द सब्जेक्ट लाइन। और आप देख रहे हो बाकी सारा चीज यहाँ पर राइट अलाइंड है। राइट अलाइंड से मतलब आप नोटिस करो, ये देखो, आप समझते हो राइट अलाइंड का मतलब? एक ही देखो यस अलाइनमेंट मैम। है। मैम यहाँ पर तो बस हाँ डेट है और और लेफ्ट, नीचे योर्स फेथफुली। करेक्ट करेक्ट। और यहाँ पर आप देख रहे हो पैरास चेंज हो रहे हैं, तो देखो अलाइनमेंट चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो एक ही लाइन से चालू हो रहा है, अनलाइक द प्रीवियस। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ द लेआउट। लेआउट का डिफरेंस। अब दूसरा डिफरेंस आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे देखो, जब आप यहाँ पे लिख रहे हो एक्स ट्रेडर्स एंड कंपनी, यू आर गिविंग अ कॉमा। 256 अन्ना रोड, यू आर गिविंग अ कॉमा, राइट? डियर सर के बाद यू आर गिविंग अ कॉमा, योर्स फेथफुली के बाद यू आर गिविंग अ कॉमा, जो कि ऊपर में ये सारी चीज नहीं थे। मतलब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस कम है, ब्लॉकेज नहीं है उतना ज्यादा। पहला वाला फॉर्मेट वाज मोर ब्लॉक्ड एंड दिस इज सेमी ब्लॉक्ड, ठीक है? कुछ नहीं है, ये छोटा सा इजी सा टॉपिक था, इसमें ज्यादा कुछ माथा लगाने का है नहीं। बस आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, एग्जाम में अगर आ जाता है तो यू शुड बी नोइंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ब्लॉक फॉर्मेट एंड अ सेमी ब्लॉक फॉर्मेट। आई होप इट वाज क्लियर, ठीक है? नेक्स्ट होता है हमारा टॉपिक एसेंशियल्स ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर। आई थिंक हम लोग ये पढ़ कर आए हैं ना ऊपर, व्हाई इट इज रिपीटिंग, क्या था वो? एसेंशियल्स ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर हम पढ़ चुके ना। ओह सॉरी, माय मिस्टेक, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टर्स हाँ। करेक्ट। एक्चुअली देखो ऊपर में हेडिंग दिया है उन्होंने एसेंशियल्स, दैट्स व्हाई आई गॉट कंफ्यूज्ड। ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर माने कि एक क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक अच्छे बिजनेस लेटर में। बहुत आसान है ये सारे वर्ड्स ना, आपको आधा से बेसी तो आप बोलोगे मैम याद आ गया, ये आपने पढ़ा था कम्युनिकेशन चैप्टर में, अगर याद हो तो किसी को भी। कंप्लीटनेस, यस क्लैरिटी, मैम। सिंप्लिसिटी, यस मैम। ये सारा वर्ड्स तो हम पढ़कर ऑलरेडी आ चुके हैं, आप लोग खुद बता यस दोगे। मैम। यस। तो जिस तरह कम्युनिकेट, देखो लेटर क्या है, कम्युनिकेशन का मीडियम ही तो है। प्लीज कनेक्ट करके पढ़ाई करो हमेशा। एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो जरूरी नहीं है कि हमको रिलेट नहीं करना है, हमेशा रिलेट करो बाकी जो पहले पढ़ कर आए हो उससे, ताकि आपको डबल मेहनत नहीं करना पड़े और आपको जल्दी समझ में आ जाए। क्योंकि हम लोग कम्युनिकेशन में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि कम्युनिकेशन में कंप्लीटनेस होना बहुत जरूरी है, क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। और लेटर से हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट ही तो कर रहे हैं। लेटर क्या है, इट इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो ऑब्वियसली लेटर भी कंप्लीटनेस होना बहुत जरूरी है, लेटर में क्लैरिटी होना जरूरी है, सिंप्लिसिटी होना जरूरी है, एक्यूरेसी एंड सो ऑन। वन बाय वन फटाफट बताते हैं क्या क्या लिखा है। कंप्लीटनेस का मतलब होता है कि जो लेटर है ना वो आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, लेटर कंप्लीट होना चाहिए, उसमें सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो भी रिक्वायर्ड होगा आपको एड्रेसी को एड्रेस करने के लिए। मतलब सारे रेलिवेंट मैटर्स उसमें होने चाहिए, कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए पढ़कर कि आधा बात लिखा हुआ है आधा बात समझ में ही नहीं आए रेसिपिएंट को, ताकि क्वेश्चन का कोई गुंजाइश ही ना रहे, बोलने का मतलब है वट एवर इन्फॉर्मेशन यू आर गिविंग इन द लेटर दैट शुड बी कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है क्लैरिटी, मतलब आप जो भी बात कन्वे कर रहे हो वो क्लियर होना चाहिए। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में लिखो ताकि पढ़ते ही समझ में एक बार सामने वाले को आ जाए आप क्या बोल रहे हो।
स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए आपका जो लेटर है, राइट। इसीलिए बोलते हैं ना प्लानिंग बहुत जरूरी होता है। बिफोर राइटिंग और बिफोर स्पीकिंग यू शुड प्लान व्हाट यू वांट टू कन्वे, ताकि उसमें गलती ना हो, क्लैरिटी ज्यादा हो, सामने वाला एक बार में पढ़े और उसे समझ में आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट होता है सिंप्लिसिटी। जितना आप सिंपल और प्लेन रखोगे अपने लेटर को, उतना ही वो इजिली अंडरस्टूड होगा, राइट। तो मेक श्योर दैट द लैंग्वेज इज वेरी सिंपल। ये रिपीट पॉइंट है, एक तरह से आप बोल सकते हो, तो हम लोग ऊपर पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है कोई भी मिसलीडिंग या गलत इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करना चाहिए। लेटर एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब उसमें फैक्ट्स होने चाहिए, उसमें गलत, मिसलीडिंग, गलत, फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, कोई मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। नेग्लिजेंस शो करेगा वो आपका। तो अगर कोई भी छोटा मोटा गलती है, मिस्टेक्स है, उसको अवॉइड करो। मेक श्योर इट इज मोर कन्वीनियंट टू द रेसिपिएंट। सारे फैक्ट्स फिगर्स जो होंगे वो बेस्ड ऑन लॉजिक होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कुछ भी इसमें मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है ब्रेविटी। ब्रेविटी वर्ड भी हम लोग पढ़कर आ चुके कम्युनिकेशन में। आई होप यू गाइज आर फेमिलियर विद द वर्ड। जल्दी से बताओ, बिना गूगल किए, फटाफट। What do you understand by the term brevity? नहीं याद है तो be honest and say we don't know, but don't Google and tell me. याद होगा गाइस, हम लोग पढ़कर आए हैं ब्रेविटी कम्युनिकेशन चैप्टर में। मैम ब्रीफली होता है मैम। ब्रीफली, Yes. ब्रीफ का नाउन है बोल सकते हैं हम लोग, करेक्ट। जैसे कि आंसर इन ब्रीफ बोलते हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये गाइस, हम लोग पढ़े थे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ब्रेविटी, ठीक है। यू आर करेक्ट, सो इट्स फाइन। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है ब्रेविटी का एक लेटर में, क्योंकि अननेसेसरी वर्ड्स, जबरदस्ती का हम टान रहे हैं कि लाइन को 5 बार अलग अलग स्टाइल में बोल रहे हैं, इट विल गिव एनी सेंस? नो, इट विल मेक नो सेंस, बिकॉज सामने वाला का पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपकी एक ही बात को 5 बार पढ़े। तो मेक श्योर आपका जो लेटर है ना वो बहुत ही प्रिसाइज हो, ब्रीफ हो, टू द पॉइंट हो। अननेसेसरी वर्ड्स को आप ओमिट करो, जितना हो सके अवॉइड करो, राइट, ताकि वो सेंसिबल लगे सामने वाले को पढ़ के भी, हाँ एक अच्छा इंप्रेशन जाए कि अननेसेसरी वर्ड्स उसमें नहीं है, रेपिटेशंस उसमें नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट ब्रेविटी। नेक्स्ट पॉइंट इज सिंसियरिटी। अच्छा, जब भी कोई इंसान एक पर्सनल या बिजनेस लेटर लिखता है ना, तो उसको सिंसियरिटी शो करना चाहिए, नॉट ओनली फॉर बिजनेस लेटर बट फॉर पर्सनल राइटिंग पर्सनल लेटर इज वेल। माने आपको दिखाना है कि आप खुद लिख रहे हो वो लेटर, आप इमिटेट नहीं कर रहे हो किसी को। आप ऐसा नहीं दिखा रहे हो कि आप किसी और के बिहाफ में वो लेटर लिख रहे हो। यू हैव टू एक्ट लाइक यू आर राइटिंग दैट लेटर एंड यू हैव टू बी योरसेल्फ व्हाइल राइटिंग द लेटर। बोलने का मतलब है ओरिजिनलिटी दिखाई देनी चाहिए आपके लेटर में, ठीक है। दैट यू आर वेरी मच सीरियस अबाउट द लेटर, अबाउट द टोन। कर्टेसी, कर्टेसी का मतलब क्या होता है? कर्टेसी वर्ड गाइस, कर्टेसी माने आप जब भी कोई लेटर लिखते हो, इट शुड नॉट हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ अदर्स। यू हैव टू कीप इन माइंड अबाउट द फीलिंग ऑफ द अदर पर्सन। आप कुछ भी ऐसा शब्द ना लिखो जो सामने वाले को सुनकर डिसरिस्पेक्ट हो, हर्ट हो। यू शुड नॉट बी राइटिंग इन अ रूड लैंग्वेज, रूड टोन नहीं होना चाहिए। आपका जो टोन होना चाहिए वो बहुत फ्रेंडली होना चाहिए, सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, ताकि पढ़ के कोई कभी सेंटिमेंट्स उससे हर्ट ना हो, राइट। अनप्लीजेंट लैंग्वेज को यूज मत करो जिससे सामने वाला को पढ़कर बुरा लग जाए या हर्ट हो जाए वो, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट सेज स्टाइल। मैनर जिसमें आप लेटर लिखते हो ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डिपिक्ट्स योर पर्सनालिटी। देखो, हो सकता है कि मैं आपको पर्सनली नहीं जानती हूँ, लेकिन आप मुझे एक लेटर अगर लिखते हो ना, एंड बाय रीडिंग दैट एंटायर लेटर मेरे माइंड में एक आपका इमेज आ जाएगा, जिससे मैं इमेज बना लूंगी कि हाँ ये बंदा इस तरह का होगा, क्योंकि द स्टाइल इन विच दैट पर्सन इज राइटिंग द लेटर ना, वो उसकी पर्सनैलिटी को डिपिक्ट करता है। तो वो एक इंप्रेशन क्रिएट करता है सामने वाले के माइंड में अबाउट हाउ द पर्सन इज। तो मेक श्योर कि आपका जो स्टाइल ऑफ राइटिंग होगा ना, वो बहुत ही फ्रेंडली होना चाहिए, अट्रैक्टिंग होना चाहिए, ताकि सामने वाले को आपका इमेज जो जाए वो एक पॉजिटिव इमेज जाए, नेगेटिव इमेज ना जाए। बिकॉज द स्टाइल ऑफ राइटिंग इज द स्टाइल रिप्रेजेंटिंग, दैट इज द स्टाइल ऑफ द मैन और द पर्सन राइटिंग द लेटर। इट इज डिपिक्टिंग द पर्सनैलिटी ऑफ द राइटर। सो स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो स्टाइल जो होगा वो बहुत अच्छा होना चाहिए लेटर का, राइट। ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एसेंशियल लेटर। नेक्स्ट टॉपिक बोलता है बिजनेस मैसेज। बिजनेस मैसेज क्या होता है? कोई भी कंपनी का जो सीईओ होता है, चेयरमैन होता है ना, वो अगर शेयर होल्डर्स को कोई मैसेज
कन्वे करता है, दैट इज बिजनेस मैसेज. It can be related to anything, right? It can be related to any particular department. It can be related to any particular topic. It can be any regarding any news, promotion का news हो सकता है, increment, bonus, appraisal. It can be related to a product or service. कोई भी तरह का information in the form of message अगर convey करता है chairman company का अपने shareholders को या अपने employees को, then such are known as business messages. ठीक है? Next है बिजनेस मैसेजेस में क्या होता है, सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच होता है. प्रिपेयरिंग कम्युनिकेशन टू सी ईच सिचुएशन फ्रॉम ओन पॉइंट व्यू may lead to writers oriented approach. Resulting the messages prepared the viewpoint approach wherein the writer places emphasis on himself and has interest rather than on the interest of the readers and stakeholders. Generally, these type of approaches do not cater the positive responses in the reader because they are too self-centered and resulting the reader does not focus on what you want them to do. Okay. एक छोटा सा बात बताओ, आप किसी को एक लेटर लिखते हो और आप किसी को एक मैसेज लिखते हो, एक जनरल दिमाग लगा के बताओ मुझे, विच विल बी मोर फ्रूटफुल, राइटिंग अ लेटर और राइटिंग अ स्मॉल मैसेज? डेफिनेटली एक इम्पैक्ट, बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा व्हेन यू आर राइटिंग अ लेटर. लेटर मैम. लेटर से आपका एक इम्पैक्ट बड़ा क्रिएट होता है, राइट? मिसलीडिंग नहीं होता है उसमें क्योंकि एक जनरल अप्रोच रहता है. लेकिन अगर एक बंदा सुपीरियर अथॉरिटी पे बैठा हुआ किसी को एक बिजनेस मैसेज कर रहा है ना, वो सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच फील हो जाता है कि वो इंसान बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, वो फोकस वहां पर नहीं समझ में आता है किसके ऊपर है. तो बेसिकली अगर और पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर आपको अपने लेटर में चाहिए ना, तो राइटर को रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना पड़ेगा. चाहे वो आप बिजनेस मैसेज लिख रहे हो, चाहे वो लेटर लिख रहे हो, उसका जो अप्रोच होगा ना, दैट शुड बी बेस्ड ऑन रीडर पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट योर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज सेंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू. व्हेनेवर यू आर राइटिंग समथिंग रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, वो आपको हमेशा एक पॉजिटिव रिजल्ट या इफेक्ट देगा. ठीक है? नेक्स्ट है द यू एटीट्यूड इन बिजनेस राइटिंग. यू एटीट्यूड, यहाँ पर यू कौन है? सामने वाला या हम खुद? यू होता है सामने वाला. लेकिन मैं बोलूं आई एटीट्यूड, मतलब अपना सेल्फ सेंटर्ड जिसको बोलते हैं ना, दैट इज आई एटीट्यूड. और वी एटीट्यूड क्या होता है? जब हम सबको लेके चलते हैं, राइट? तो यू एटीट्यूड एक राइटिंग स्टाइल होता है जो एम्फेसाइज करता है रीडर्स पर ज्यादा मोर देन द राइटर. दैट शुड बी द केस. अगर आपका यू एटीट्यूड है ना, व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ लेटर, तो आपका बिजनेस लेटर हमेशा क्या होगा? एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा इन द माइंड ऑफ द रीडर्स, बिकॉज वट एवर यू आर राइटिंग कीपिंग इन माइंड अबाउट द रीडर्स. I think it is getting off. I'll share the new link.